हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क्ड 2024 की सीरीज़ को, और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के पार्ट 2 की। इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने 10 से 12 क्वेश्चन किए थे। इस पार्ट के अंदर हम लगभग 20-22 क्वेश्चन के आसपास लगभग करेंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके जनवरी 2024 टू जुलाई 2025 तक के कवर किए हैं यहाँ पर। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब जब क्वेश्चंस होंगे या पेपर्स होंगे, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करते रहेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये थोड़ा सा ज़रूर करते रहें, है ना। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ज़रूर शेयर करते रहें, ठीक है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आज के पार्ट 2 के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिट्स, ठीक है। रिट्स आपको पता है 5 टाइप की रिट्स होती हैं, उन रिट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स अंडर द आर्टिकल 32 एंड 226। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी करता है, और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जारी करता है रिट 226 आर्टिकल के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन द हाई कोर्ट। जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र, बेसिकली जो क्षेत्र अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, वो हाई कोर्ट से ज़्यादा है डेफिनेटली। अब देखिए, हाई कोर्ट का एक पर्टिकुलर एरिया है, फील्ड ऑफ वर्किंग। जैसे सपोज मैं बात करूँ यहाँ पर बात करूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसका एरिया कहाँ है, ये आपका यूपी को कवर करता है, ठीक है, कंप्लीट उत्तर प्रदेश को इसका ज्यूरिडिक्शन आता है, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट जो है आपका, वो कंसिडर करता है या कवर करता है दिल्ली और एनसीआर के कुछ एरियाज को। बेसिकली अब मैं बात करूं तो दिल्ली को कंसिडर करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑल ओवर इंडिया को यहाँ पर उसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो पूरे देश में लागू रहता है, और हर क्षेत्र को वो कवर करता है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थर्ड है रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन द हाई कोर्ट। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन 3 होगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर जो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट वो जो 5 टाइप की रिट्स हैं, उन रिट्स में से जिस भी पॉइंट पर या जिस भी प्रकार का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिट्स को जारी करता है। बट यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के केस में ही सिर्फ रिट जारी करते हैं। बट जो ये हाई कोर्ट है आपकी, तो हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है रिट जारी करने के मामले में, ये आपका फंडामेंटल राइट के लिए भी एप्लीकेबल है। फंडामेंटल राइट का आपके हनन हुआ है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट जारी करेगा रिट। प्लस साथ में ये रिट जारी कर सकता है फॉर अदर लीगल मैटर्स को लेकर, जो इसके फंडामेंटल राइट के अलावा भी अगर जो कोई कानूनी बात है तो उसको लेकर भी हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पावर कम है इज कंपेयर टू द हाई कोर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 4 क्या है, ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू। डेफिनेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी कर सकती हैं, बाकी जो लोअर कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स है, इनको ये अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन एक्चुअली पुराना है, बेसिकली करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है, बट ये पुराना करंट अफेयर है, 2019-20 में आया हुआ, बट आज भी ये 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, सिटीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर एंटाइटल्ड टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो इसने किसको अमेंड किया था, ये 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट था उसको करता है ये अमेंड। और इसके तहत किनको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, किन कम्युनिटीज़ को। बेसिकली अगर जो मैं बात करूँ तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी
एंड क्रिश्चियन। तो ये 6 कम्युनिटीज़ हैं। इन कम्युनिटीज़ को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा कहाँ से? जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं और बांग्लादेश में रह रहे हैं। ठीक है, PAB, इसको आप कैसे भी आप याद कर सकते हो, PAB। ठीक है, तो इन देशों में इन कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, बेसिकली जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में हैं, उन लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब ये बेनिफिट उन लोगों को स्पेसिफिकली मिलेगा, एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड की गई है 31 ऑफ दिसंबर 2020, सॉरी नॉट 20, दैट इज 14। इस डेट से पहले जो भी लोग भारत में आ चुके हैं उनको, जो बेसिकली जैसे कोई भी भारत में आता है, रहता है, तो एक क्राइटेरिया था कि भाई 11 साल आपको रहना पड़ेगा। आप रिसाइड करोगे 11 साल तक लगभग देश के अंदर, और उसके बाद फिर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, बाकी सब प्रोसेस जो रहेंगे। तो बट यहाँ पर क्या है, 5 साल का जो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, तो यहाँ पर बस वही चीज़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ओके, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी कर्टेल्ड? ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल किया जा सकता है किन किन कंडीशंस के अंतर्गत? देखिए, इसकी कंडीशंस की जगह मैं बात करूं तो जैसे ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवर्निटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट आप ले सकते हैं। ये एक फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज, जो भी नियर बाई कंट्रीज है हमारी। ठीक है, नियर बाई या कोई भी कंट्री, उसके साथ में पब्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। ठीक है, डिसेंसी मेंटेन करनी है, मोरालिटी मेंटेन करनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, COC, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इन सभी केसेस को लेकर आप जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर पाबंदियां लग जाती हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, हर फंडामेंटल राइट्स के साथ में कुछ लिमिटेशंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आप कुछ भी बोलते रहें, है ना। तो यू हैव कुछ आपको लिमिटेशंस वहाँ पर रखनी ही पड़ेंगी और आप पर लगाई जाएंगी। तो देखिए, जैसे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये आपने ऊपर ऑप्शन में बात करी थी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, डिफेमेशन। तो ये तीनों ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ABC। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 324 ये बात करता है कि इस्टेब्लिश किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, पहली बात तो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंटली 5 मेंबर्स हैं यहाँ पर। देखिए, 5 मेंबर्स की बात यहाँ पर कर रहा है। तो देखिए, मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आप इलेक्शन कमीशनर की बात करें तो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स बॉडी है बेसिकली। मेंबर्स और बाकी तो लोग बहुत हैं, बट ये बेसिकली 3 मेंबर्स बॉडी एक तरीके से कही जाती है। और यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ एट प्रेजेंट, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार इस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और साथ साथ यहाँ पर हैं ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर। और जो भी रिसेंटली 2024 के इलेक्शन हुए हैं अप्रैल मई के टाइम पर, उस टाइम पर ये दोनों लोग चुने गए थे, ज्ञानेश कुमार। और यहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, तो SSS हो गया एक तरीके से, सुखबीर सिंह संधू। तो ये 3 लोग हैं, नाम आपको ध्यान रखना, हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछा जाए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि ये 3 मेंबर बॉडी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है। इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो करते हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पर? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की गई एक कमेटी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की गई एक कमेटी होगी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब इस कमेटी के अंदर एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ये जो कमेटी है इसके अंदर ये 3 मेंबर बॉडी है एक तरीके की। एक तो PM होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे LOP, और एक जो है मेंबर होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या किसी और मेंबर को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर A और C करेक्ट है, तो A और C का ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट
आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस केस इज रिलेटेड विद द केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस एक लैंडमार्क केस है जो हुआ था 1973 में, और इस केस के दौरान जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपका इवॉल्व होकर आता है। ठीक, अब उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल इट्स जजमेंट इन गोलकनाथ केस। अब देखिए गोलकनाथ केस कब होता है, ये होता है 1967 के अंतर्गत। इस केस में इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर गोलकनाथ केस के अंदर ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो बेसिकली ये जो है आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बट यहाँ पर इस निर्णय को, ये जो निर्णय 1967 में हुआ था, इस निर्णय को केशवानंद भारती केस में ओवर रूल कर दिया गया था, मतलब खारिज कर दिया गया था। ठीक है, तो वही चीज़ कही गई है यहाँ पर। तो पहले तो करेक्ट है। सेकंड क्या है, अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये भी करेक्ट है आपका कि भाई देखिए यहाँ पर आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, ठीक है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 और उसके जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस हैं थ्रू द आर्टिकल 368(3), ठीक है, ये इंसर्ट किए गए थे। ठीक है, क्लॉज 1 आर्टिकल 13(1) का एंड 368 का पॉइंट 3 ये इंसर्ट किया गया था इसके द्वारा, और इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था, मतलब इसकी वैलिडिटी को मान्यता दी गई थी इस केस के दौरान। तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और ये फाउंडेशन लगता है न्यू डॉक्ट्राइन, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, ऑप्शन सी सॉरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, दैट इज ए बी सी आर द करेक्ट आंसर्स। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, नहीं एक सेकेंड, कुछ छूट गया है शायद। इलेक्शन कमिश्नर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, देन आ गया हमारा, ओके, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 371(j), ठीक है। आपको पता है कि आर्टिकल 371, ठीक है, यहाँ 371 टू ABCD इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और ये सारे आर्टिकल्स किस चीज़ से रिलेटेड हैं, दीज आर रिलेटेड विद द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्टेट्स, राज्यों के लिए विशेष अधिकार या उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर मेंशन है। तो आर्टिकल 371(j) जो है वो बात करता है आपका हैदराबाद और कर्नाटक रीजन को सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की इजाज़त देता है। ठीक है, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो है क्या है, करेक्ट है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट है कि ये रिजर्व करता है सीट्स स्टूडेंट्स के लिए जो बिलोंग करेंगे बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन से, हैदराबाद एंड कर्नाटक रीजन से, उनके लिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। रिजर्व करता है साथ में सीट्स इन द गवर्नमेंट जॉब्स, जो अपॉर्चुनिटी है या एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो रिजर्वेशन है उसको भी प्रमोट करता है, या उसके लिए भी एक क्राइटेरिया सेट करता है थ्रू द आर्टिकल 371(j), बट इट डज नॉट रिजर्व द सीट फॉर द पर्सन हु इज बिलोंग टू द स्टेट असेंबली। ठीक है, मतलब स्टेट असेंबली के लिए, मतलब चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर सीट का रिजर्वेशन की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग 371 के जितने भी पॉइंट्स हैं, कौन सा स्टेट से रिलेटेड है, और अगर जो किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम आप दे रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम में, कि 371 से रिलेटेड जितने भी एक तो आर्टिकल हैं ABCD जितने हैं वो आपको रीड करने हैं डिटेल में, और आपका जो राज्य है, अगर जो उस राज्य का कोई स्पेसिफिक है, जैसे गुजरात या महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, तो उसका जो भी आर्टिकल है उससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर आपको देखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेट्स एग्जाम्स में इनको डिटेल में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे आते हैं हम इलेक्टोरल बॉन्ड। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन से जस्ट पहले, कुछ टाइम पहले ही क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, कि मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि भाई अब इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इसको लाया गया था अरुण जेटली के द्वारा, सॉरी दैट इज अरुण जेटली के द्वारा लाया गया था। ये कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे इन 2017। ठीक है, 2017 में लाया गया था, यूनियन बजट जो था 17-18 का, उसके दौरान लाया गया था।
और इसे फाइनेंशियल बिल 2017 के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, लिखा गया है दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द 2017 यूनियन बजट। पहला तो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बी परचेज्ड बाय एनी ऑफ द सिटीजन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भारत का नागरिक है ये खरीदा जा सकता है। बिल्कुल, ये बात भी आपकी क्या है, करेक्ट है। अब ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी खरीदा जा सकता है। देखिए, इसे खरीदने के लिए कोई एक इंडिविजुअल भी खरीद सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या और कह लीजिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या दो लोग मिलकर भी खरीद सकते हैं, 2 लोग 3 लोग को भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड भी करेक्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इशू होता है इन द डिनोमिनेशन ऑफ 500, 10,000 और 1000 एंड 10,000। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इशूड इन द डिनोमिनेशन, मतलब जो किस करेंसी में या किस मल्टीपल में इशू होंगे, वो होंगे एक तो 1000 में, फिर देन 10,000 में। ठीक है, उसके बाद आता है 1 लाख, 10 लाख, सॉरी लाख एंड 1 CR, 1 करोड़। तो इन 5 डिनोमिनेशन में इलेक्टोरल बॉन्ड इशू होते थे। ठीक है, और ये किसी स्पेसिफिक SBI ब्रांच से आप कलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, और ये कब खरीदे जा सकते थे? ये हर क्वार्टर में, मतलब पूरे देश 12 महीने होते हैं, 12 महीने को हर क्वार्टर मतलब हर 4 महीने में, मतलब 4 महीने के इंस्टेंट में, मतलब सिंपली आप ये कह लीजिए जनवरी में, फिर अप्रैल, फिर आपका ये आता है मई जून जुलाई, फिर अगस्त एंड देन सितंबर अक्टूबर एंड नहीं सॉरी जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल, अप्रैल के बाद हो गया दैट इज मई जून, देन जुलाई में और फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के टाइम में। ठीक है, तो इन 4 महीनों में मतलब जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अगस्त, सॉरी अक्टूबर, ये 4 महीनों की स्टार्टिंग में 1 to 10 डेज में ये बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद है लास्ट स्टेटमेंट, ये इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश किए जाएंगे किसके द्वारा, एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा थ्रू बैंक ट्रांसफर। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये एक तरीके का बॉन्ड खरीदा गया किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया गया, वो क्या करेगी, इस बॉन्ड को अपने बैंक अकाउंट में, जो पॉलिटिकल पार्टी का बैंक अकाउंट है वहाँ डिपॉजिट करेगी, तो वो बॉन्ड का पैसा जो है वो उनके खाते में आएगा। तो ये करेक्ट है, A, B एंड D आर करेक्ट, A, B एंड D, C नहीं है, दैट इज ABD ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये इंट्रोड्यूस होता है, बेसिकली हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो ये आपका 93rd ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है ये 1992 में होता है। इस दौरान 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो इसी टाइम पर आता है, और इसके साथ साथ 2 चीज़ें और ऐड होती हैं। ठीक है, और वो 2 चीज़ें हैं जैसे कि आर्टिकल 15(4) और 16, सॉरी आर्टिकल 15(4) और 16(4) ये एम्पावर करती हैं राज्य को कि वो स्पेशल प्रोविजंस, राज्य दैट मीन्स स्टेट की भी बात कर रहे हैं और हम सेंटर दोनों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, प्रोवाइड कर रहे हैं ये एडिशन होने से कि जहाँ पर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न वो ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है 89th अमेंडमेंट एक्ट। तो 89th अमेंडमेंट एक्ट से 338A ये क्या हुआ था, ऐड हुआ था, और ये बेसिकली क्या है, ये है नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, SC ST। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर SC ST। ठीक है, इसे अलग किया गया था, ये पहले तो एक ही था शीट। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ था, बाइफरगेट कर दिया गया था। ठीक है, 338 आपका ओबीसी के लिए था, फिर ये आपका SC के लिए, फिर ST के लिए B वाला हो जाता है। ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आपका इसमें अमेंडमेंट होती है 75 आर्टिकल एंड 164 आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर इंसर्शन होता है किसका, इंसर्शन होता है 361B का। ठीक है, और इन द शेड्यूल 10 का जो भी 10 जो है उसके अंदर भी क्या किया जाता है, यहाँ पर अमेंडमेंट की जाती है। तो 91st अमेंडमेंट से क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है कि इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एंटी डिफेक्शन लॉ आपने सुना होगा। ठीक है, उसका यहाँ पर देखने को मिलता है एंटी डिफेक्शन लॉ। और यहाँ पर जो बेसिकली हम बात करें कि साइज ऑफ काउंसिल, एक मिनट सॉल्व कर देता हूँ फिर बात करते हैं। साइज ऑफ काउंसिल जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्रीज की काउंसिल है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था 15% तक। ठीक है, जो भी
टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% ही का साइज ऑफ काउंसिल होगा। ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट करी गई थी 91st ऑफ अमेंडमेंट के द्वारा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 95 अमेंडमेंट जो है ये एक्सटेंड कर देता है, किसको एक्सटेंशन रखता है, किसको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा के अंदर सीट्स का रिजर्वेशन फॉर SC और एंग्लो इंडियंस की सीट्स को, ठीक है, अप टू 2020 तक, ठीक है, ये किया गया था। बट नाउ एंग्लो इंडियंस की सीट को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट तो हमारी SC/ST की सीट्स ही है सिर्फ केवल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनको चुना गया था 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन, ठीक है। इनके साथ साथ कुछ और लोग भी थे, उनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक थे NG, शॉर्ट में लिखता हूँ नाम सबका, NG अयंगर। दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। एंड एक थे KM मुंशी साहब। एक थे सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, ठीक है। और NM राव एंड TT कृष्णामाचारी, ठीक है। तो ये लोग थे, 6 हो गए ना। तो ये 5 लोगों की एक कमेटी थी जिसमें चेयरपर्सन थे ये, और बाकी ये 6 मेंबर्स थे ये, ठीक है। इस कमेटी ने अपना पहला ड्राफ्ट जो प्रेजेंट किया था वो किया था फरवरी 1948 को प्रेजेंट किया था, ठीक है। और जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो चेयरपर्सन थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन ये थे, बट ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन BR अम्बेडकर जी थे। चित्तरंजन सिन्हा ये हमारे प्रेसिडेंट थे 2 दिन के लिए, आपको ध्यान होगा, ठीक है। KM मुंशी आपको पता ही है, यहाँ पर इस मेंबर कमेटी के मेंबर भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 14 सितंबर को। हमें सबको बचपन से हम लोग स्कूल में मनाते आ रहे हैं, है ना, हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 4th नहीं है, 14th है सितंबर। तो पहला तो गलत हो गया। आर्टिकल 351 पर्टेन्स टू द डायरेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये करेक्ट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला गलत है। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ और चीज़ें नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन द पंचायत राज वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री वॉज हेडेड बाय। देखिए, पंचायती राज कमेटी की बात करें तो एक कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। तो यहाँ पर आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी नवंबर 1957 में, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने जो बेसिकली 1957 में इन्होंने अपनी नवंबर में रिपोर्ट सबमिट की थी, और इन्होंने रिकमेंड किया था, इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, जो रिकमेंडेशन में जो वर्ड्स यूज़ किए गए थे, इन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिश किया जाए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो अधिकार है या पावर है उनका विघटन या विकेंद्रीकरण किया जाए, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर किया जाए। और ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को ही पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, पंचायती राज। और पंचायती राज की जब हम बात करते हैं, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट आता है, वो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो एक व्यक्ति है, उसका नाम है लॉर्ड रिपन, ठीक है। इस व्यक्ति को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से इसे जाना जाता है, कई बार पूछा जाता है। और 24 अप्रैल, ये तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, 25 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज डे, ठीक है। ये सब कहानी यहाँ पर होगी। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो रिकमेंडेशन थी बलवंत राय मेहता कमेटी की, इस्टेब्लिश किया जाए एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इस रिकमेंडेशन को मान लिया जाता है, या फिर कह लीजिए आप एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कब, NDC के द्वारा। NDC क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसके द्वारा जनवरी 1958 को। देखिए 56 में इसका गठन होता है लगभग, और फिर ये आपका
साल भर में लगभग मोटा मोटा आप ये कह लीजिए इसको रिपोर्ट देती है, और फिर अगले 2 महीने बाद इसकी जो रिकमेंडेशन है उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसके तहत फर्स्ट ऐसा राज्य जो है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक्सेप्ट करता है वो बनता है आपका राजस्थान। और राजस्थान का भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जिसे हम जानते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट के नाम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, आपको ध्यान रखनी है। अब इसके साथ साथ ना कुछ एक चीज़ मुझे और याद आई कि देखिए, एक तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ये कब आई थी? 1957, ये आपको ध्यान है। बलवंत राय मेहता के बाद एक नाम आता है यहाँ पर अशोक मेहता कमेटी, ये था 1977। ठीक है, अब ये दो तो हो गए आपको टाइम पीरियड ये वाले, और तीन और हैं। एक है एल एम सिंघवी कमेटी, सिंघवी कमेटी ये आती है, दैट इज इन 1986 था यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जी वी के राव कमेटी, और ये कमेटी थी आपकी 1985 में। एंड एक कमेटी थी पुंछ कमेटी। ठीक है, ये थी 2007 में। तो ये 5 कमेटी थी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित हैं। तो आपको ये सबको ध्यान रखना है, और इनका ईयर ध्यान रखना है। कई बार क्रोनोलॉजी पर लगाने के लिए आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हिंदी दिवस हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, कौन अपॉइंट नहीं होता? गवर्नर अपॉइंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, थ्रू द कोलिजियम सिस्टम, जो कोलिजियम सिस्टम चलता है, और किसके द्वारा? बोथ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा, राज्यसभा दोनों के मेंबर जो है उनकी फुल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड और द इलेक्टेड, वो सभी लोग वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 63 टू 71, ये रिलेटेड है विद द बेसिकली ये बात करते हैं किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उनके डिफरेंट थिंग्स के बारे में, पोस्ट, पोजीशन, ऑफिस, टेन्योर, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है, आर्टिकल 63 टू 71। ठीक है, अब ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है कंट्री के अंदर। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। करंटली जो कौन है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट? वो है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है, आपको ये नाम ध्यान रखना है। और सबसे पहले भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं वो कौन रहे हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। Which of the following statements regarding the Constituent Assembly are true? Constituent Assembly से related कौन से statements यहाँ पर true है? Okay, it was not based on adult franchise. भाई देखियो, adult franchise पर नहीं था भाई। जो Constituent Assembly थी उसका जो गठन है या उसमें लोग चुने गए थे वो नॉमिनेशन बेस पर थे, है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन था भाई, आम जनता ने यहाँ पर वोट नहीं किया। तो पहला तो ये करेक्ट है। रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन तो यहाँ पर हुए ही नहीं, तो सेकंड तो गलत ही हो गया आपका। इट वॉज बिल्ड बाय मल्टी पार्टी बॉडी। ठीक है, यहाँ पर मल्टी पार्टी बॉडी आपकी रही थी, मल्टी पार्टी बॉडी, बिल्कुल सही बात। कई लोग थे ना, जैसे कांग्रेस थी यहाँ पर, और उसके बाद फिर जिन्ना की पार्टी थी, और भी कुछ लोग थे, कुछ इंडिपेंडेंट लोग थे, तो इसलिए मल्टी पार्टी बॉडी थी एक तरीके से। वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ये कई सारी कमिटीज इसने बनाई, जो कुछ संविधान बना रही है, कुछ बाकी चीज़ों को देख रही हैं। तो इस तरीके से कमिटीज बनी थी, ये भी सही है। तो A 1, 3 एंड 4 करेक्ट है। तो यहाँ पर 1, 3 एंड 4 है नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई में मोर देन 1 वाला ऑप्शन आ जाएगा, बट ठीक है, ऑप्शन ई यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज। अब इनको आपको लगाना है फंक्शनरीज को इन द सीक्वेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो सबसे बड़ा पद इनमें से कौन सा है? आपको देखने से पता लग रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके बाद यूनियन कैबिनेट होगी, फिर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, एंड देन लास्ट में आएगा कैबिनेट सेक्रेटरी फोर्थ में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ वैसा नहीं था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। प्लानिंग कमीशन जो है वो नीति आयोग बना। अब नीति आयोग कब बना? ये बना 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब नीति आयोग की बात हम जब कर रहे हैं, ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक तो,
प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिसीज बनाने में या डायरेक्शन देने में मदद करती है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? हेडक्वार्टर्स आपके न्यू दिल्ली के अंदर हैं। और इसके वाइस प्रेसिडेंट की जब हम बात करें, एट प्रेजेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? डॉक्टर सुमन बैरी, ठीक है। एंड यहाँ पर सीईओ की पोस्ट भी है, यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है यहाँ पर बी वी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। तो आपको ये भी नाम ध्यान रखने हैं, इफ इन केस कभी किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 126, ठीक है। तो एट प्रेजेंट की हम बात करें तो ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ना, तो ठीक है। और एट प्रेजेंट की हम बात करें तो सीजीआई जो है वो कौन है? सीजीआई वो है डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कितने हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कितने जजेस की संख्या यहाँ पर है? 33 + 1 है, दैट इज 34 है। 1 चीफ जस्टिस और अदर 33 अदर जजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 34 अभी नहीं है, हमेशा से नहीं रही है। यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो पहले बहुत कम हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती आई है। तो आपको वो टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 1956 के अंदर ये स्ट्रेंथ थी 11 की, 11 लोग यहाँ पर थे आज़ादी के बाद, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1960 की। 1960 में ये स्ट्रेंथ बढ़ती है 14 तक। 1978 में ये स्ट्रेंथ होती है 18 और 1986 में ये स्ट्रेंथ होती है 26 की। एंड आफ्टर दैट 2009 में ये स्ट्रेंथ होती है 31 और 2019 में ये स्ट्रेंथ 34 तक चलती है, ठीक है। इसके बाद अब जब कभी बढ़ेगी तो हम उसको करंट अफेयर में देख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडर विच सेक्शन of the Consumer Protection Act 2019 has the Central Consumer Protection Authority issued a safety notice regarding the purchase of acid? ये है सेक्शन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद करना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। सेक्शन 18(2) का जे, ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द exempted ऑर्गेनाइजेशन अंडर RTI? तो RTI 2005 में आया था, ठीक है। ये इनेक्ट होता है 12 अक्टूबर को, ये कभी पूछ लेता है। इनेक्ट 2005-12 में इनेक्ट होता है ये एक्ट। और इसके अंतर्गत कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं जहां उनको क्या एग्जेम्प्टेड रखा गया है कि भाई उनसे आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। जाहिर सी बात है, सेंसिटिव एरियाज़ की इन्फॉर्मेशन भाई देश वाले लेंगे तो ठीक है, समझ में आता है। उसको RTI लगा के कोई भाई दुश्मन देश ले जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशन रखी गई है। और एग्जम्पशन में यहाँ पर सेक्शन 8 और 9 में टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो बात कही गई है कि जिनको स्पेसिफाई किया गया कि भैया इनको एग्जेम्पशन में रखा जाएगा, ठीक है। और सेक्शन 8 और 9, और यहाँ पर शेड्यूल 2 आता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्ट की बात कर, राइट, RTI एक्ट इस पर्टिकुलर का शेड्यूल 2 है। उसमें ये लिस्टिंग दी गई है, जैसे कि आपका IB हो गया, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, रॉ है, ठीक है, एंड ED इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, CBI, NCB, BSF, जितने भी फोर्सेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, DRDO हो गया, DRDO, ISRO, ठीक है। मतलब इस तरीके की जो भी सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स है वहाँ की इंफॉर्मेशन या वहाँ से आप RTI नहीं ले सकते, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या इंक्लूड है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, इंक्लूड है। पॉलिसी इमरजेंसी नहीं है, डिप्लोमेसी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ओके, आई थिंक विजिबल है। इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जो प्राइम मिनिस्टर तो थे बट कभी भी CM नहीं बने, है ना? तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं वो है चंद्रशेखर।
ये कभी प्राइम मिनिस्टर सीएम नहीं बने, चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, डायरेक्टली पीएम बने थे। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर देश में ना अब तक मेरे ख्याल से 6 प्राइम मिनिस्टर हैं ऐसे, जो 6 पीएम्स हैं जो पहले सीएम रह चुके हैं। एक तो भाई देखो एट प्रेजेंट की हम बात कर लें, प्रेजेंट में तो नरेंद्र मोदी जी, ये गुजरात के सीएम रह चुके हैं गुजरात के, ठीक है, ये सीएम गुजरात के रह चुके हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई भी रह चुके हैं सीएम, ठीक है, और चरण सिंह भी सीएम रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह। वीपी सिंह जी भी सीएम रह चुके हैं। और इनके अलावा नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, एच डी देवेगौड़ा, ठीक है। तो ये 4 योग 3 5 और 6, तो मतलब 6 ये 6 लोग हैं जो सीएम रह चुके हैं और उसके बाद पीएम बने हैं, ठीक है। तो और भी कुछ लोग होंगे बट मुझे इतने ध्यान है। कोई और है नाम अगर जो आपको ध्यान आ रहा है तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मुझे इतने नाम याद आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटरमाइन करता है फेडरल। फेडरल में मतलब बेसिकली जो पावर है उसका क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन होगा बिटवीन द यूनियन, मतलब सेंटर और द स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ये फीचर जो है आपका ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। और इस पावर को डिवीजन करने के लिए आपके पास एक लिस्ट है, 3 लिस्ट आपको देखने को मिलती हैं, 3 लिस्ट। एक कहते हैं हम जिसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर लॉ बनाया जा सकते हैं, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय। देखिए अमेंडमेंट करना है संविधान के अंदर, कैसे करेंगे, 368 के तहत करेंगे, ठीक है। अब ये जो 368 में होगा ये बिल कहाँ जाएगा, ये लोकसभा में भी जा सकता है और ये राज्यसभा में भी जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर से का कोई मतलब नहीं है। और प्रेसिडेंट की प्रायर जो होता है ना, पूर्व सहमति या पूर्व अनुमति, प्रायर अप्रूवल है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। प्रायर अप्रूवल या पूर्व सहमति इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 and 2 है, 1 and 2 कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक। अब इस बिल को जैसे कोई अमेंडमेंट कर रहा है तो ये कौन लाता है, आमतौर पे इन जनरल या कह लीजिए कन्वेंशन जो है, बेसिकली कन्वेंशन वो ये है कि मिनिस्टर्स लाते हैं, जो भी मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री या स्टेट मंत्री जो भी है वहाँ पे वो लाते हैं, मिनिस्टर्स लाते हैं। बट इसे मिनिस्टर और एनी मेंबर या कोई लीजिए प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, जो सांसद है और मंत्री नहीं है वो भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है इन द पार्लियामेंट में, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि हमारे पार्ट 2 के थे, ठीक है। तो आई होप सो क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एक्सप्लेनेशन भी मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार, है ना। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं किसी और पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।